नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है साइंस का एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक तरंगति और इससे संबंधित प्रश्न है। तरंगति में से जो यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनके यांत्रिक तरंगों के प्रकार आते हैं। फिर अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, जैसे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण देख सकते हो, तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन जो उत्पन्न होता है। ठीक है, और तरंगति क्या है? मेनली अनुप्रस्थ तरंगे जो है ये गैसों और द्रवों में, ठीक है, संचरित होती हैं। ठीक, और वहीं हम देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है कि ये भी जो है एक तरह से आपकी ये वायु में और द्रवों की सतह पर भी ये भी चलती है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं कि इसी के साथ साथ एक आवर्तकाल, आवर्ती हो गया, इन दोनों में संबंध हो गए। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं और इनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, हालांकि प्रश्न आते हैं, कुछ जनरल प्रश्न हिटेड वहाँ आपको पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे पहला ही प्रश्न कह दिया है कि कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यांत्रिक तरंगों के कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यांत्रिक तरंगे मेनली क्या क्या होती हैं आप देख लीजिए। रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, ये सारी कैसी होती हैं? हमारी यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सी तरंग है इसमें? ध्वनि तरंग जो है। ठीक, तो ये हमारी यांत्रिक तरंग है। और बाकी सब कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग थी, जो हमने नाम बताए थे आपको। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन होती है? रेडियो तरंग है, एक्स तरंग है और प्रकाश तरंग है। ठीक है, ये सब आती है विद्युत तरंग थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अब अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं भाई? अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है कि ये जो अभी ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे आती हैं सारी। ठीक, यानी कि यांत्रिक तरंगों के संचित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के अनुसरण दिशा में समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं हम? अनुदैर्ध्य तरंग। बाकी ये सब जो क्या हैं, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, सिंपल सी बात है। ये हिटेड प्रश्न है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी? ठीक है, तो एक प्रकार जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है इसमें, और अप्रगामी होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ और अप्रगामी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला कह रहा है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की इस सतह से परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो एक लिमिट होती है कि वहाँ से हमारी जो रेडियो तरंगें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, तो वो है हमारा आयन मंडल। ठीक है, तो यहाँ से तरंग वापस होकर आती हैं। अगला प्रश्न, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। देखो अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी आप ध्यान रखना। आयन मंडल को इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता आंसर था। रेडियो तरंगों विश्व के वायुमंडल के किसी स्तर से वापस आना पड़ेगा? सिंपल सी बात, टैन मंडल से। ठीक है, हिटेड प्रश्न रहते हैं, कुछ रिपीट होते हैं। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका भू तरंगों के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, और अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, और पृथ्वी पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो ये हाई लेवल जो उच्च आवृत्ति की होती हैं ये हमेशा कहाँ होती है? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में इसको जो है संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचलित नहीं हो सकती, यानी कि निर्वात में कौन सी तरंग हमारी संचलित नहीं हो सकती? ठीक है, तो ये जो ध्वनि तरंगें हैं ये निर्वात में नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी सारी जो है चीज़ें उसमें संचलित की जा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं और रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। ठीक है, तो ये बंकित नहीं होती है भाई, ये कह रहा है बंकित हो जाती हैं, ये गलत कह रहा है। और दूसरा, रेडियो तरंगें की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन बन रहा है इसमें डी। चलिए अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें किसे कहते हैं भाई? ये आवेशित कण होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? कॉस्मिक किरणें कहते हैं। ए ऑप्शन इसमें हो गया। अगला, कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जैसे क्या कह रहा है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं? नहीं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं, बल्कि क्या है, ये प्रकाश की गति से गमन करती हैं, अंतरिक्ष में आवेशित कण होती हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ही इसमें गलत हो गया। बाकी सही है कि इनकी वेवलेंथ छोटी होती है और ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है और सूर्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है भाई? माध्यम आवश्यक नहीं है। अगर देखिए संवहन है तो उसमें माध्यम की आवश्यकता रहेगी, संचलन में आवश्यकता रहेगी, विकिरण में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला कह रहा है कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। तो एल्बिडो क्या था कि एल्बिडो मतलब एक तरह से ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, ये सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी पर का एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वापसी की शक्ति। वापसी की शक्ति जो सौर ऊर्जा से वापस आता है। ठीक है, अगला पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो है, ठीक है, इससे स्थलीय विकिरण रिफ्लेक्ट हो गया था वापस, इससे भी जो है वायुमंडल तप्त होता है। डी ऑप्शन हो गया दीर्घ। ठीक है, अगला है दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच, यानी दो कंसेसिव, ठीक है, टॉर्ट या क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ये याद कर लेना, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। यानी कि इस तरह से ये हमने बनाया, ठीक है, अब दो इस तरह से ये कंसेसिव और ये इस तरह से चलता है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अगला ये प्रश्न जनरली याद करने वाला है कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो एक निश्चित होता है, जो याद करना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है इसमें? जो पराबैंगनी तरंगें हैं, यानी कि, ठीक है, तो ये हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ऑप्शन डी। अगला किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है, कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रेडियो तरंग है, इसकी सबसे अधिक होती है। हमने शुरुआत में पढ़ा थे तभी हमने आपको बताया था कि रेडियो तरंग जो है उच्च आवृत्ति की होती है। ठीक है, अगर इसको क्रम लगाना हो, रेडियो आकृति रहेगी और सबसे कम रहती है इसमें गामा की, जो हमें दिया नहीं है, फिर एक्स किरणें हैं, फिर पराबैंगनी, दृश्य, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो इस तरह से क्रम रहता है। अगला निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय में किसकी अधिकतम ऊर्जा होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न फिर से वही क्रम बनाना होगा हमें। तो सबसे अधिक जो होती है वो एक्स किरणों की होती है। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा किसमें होगी? एक्स किरणों में होती है। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं जिनकी सीमा होती है। ठीक है, अब माइक्रोवेव का एक निश्चित वो देर की होती है इसकी मात्रा, तो वो होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, इसमें एक क्या है, इसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी रहती है। तो ऑप्शन हो गया सी। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सरेज का। ठीक, बी ऑप्शन हो गया। एक रडार शत्रु के विमान की उपस्थिति का पता लगाता है। ठीक है, तो क्या प्रयोग किया जाता है उसमें? तो रेडियो तरंग में प्रयोग की जाती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली। सुदूर संवेदी तकनीक में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन हो गया इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का। रेडियो तरंगें जो उदाहरण था वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण था। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। घुमा के प्रश्न पूछा था, जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगदैर्घ्य का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवरक्त किरणें सामान्य टीवी रिमोट को कंट्रोल की जाने वाली तरंगें होती हैं, तो इसमें भी कौन सी तरंगें पाई जाती हैं? अवरक्त किरणें। चलिए अगला प्रश्न है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का उपयोग किया था। तो ये हिटेड प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए वनडे के लिए। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, फिर से वही रिपीटेड प्रश्न हो गया, इसको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, टेलीविज़न, रिमोट इन सब में प्रयोग किया जाता है। टीवी सेट को चलाने के लिए किस एक टीवी रिमोट इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ उसका उदाहरण के रूप में पूछा है कि रेडियो
तरंगें जो होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल के लिए, ठीक है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें, जो हमारे टेलीविज़न्स वगैरह हैं, इसमें कौन सी तरंगें प्रयोग की जाएंगी? माइक्रोवेव्स। ऑप्शन आवर्ती मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम, ठीक है। इसकी हिंदी आप अंग्रेजी फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? इसने सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो सही नहीं से आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आवर्ती मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है, कम नहीं अधिक होती है, ये उल्टा पूछा है इसमें, तो यही गलत हो गया पहले ही। इसमें आयाम और कला नहीं बदलती, बिल्कुल सही है। इसका आविष्कार एडविन ऑर्मन ने किया था और इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है, बाकी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, एफएम प्रसारण सेवा शुरू होने में इसका परास पूछा है, परास कितना होता है, ठीक है। तो ये लोग आप जो एफएम सुनने वाले हैं वो जानते होंगे कि 88 से 108। अब कभी मोबाइल वगैरह में सेट करके देखना तो 88 मिनिमम आता है, मैक्सिमम 108 होता है। उसके बाद वो रिपीट होने लगता है फिर से वही क्राइटेरिया में। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन पर द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि स्मॉल एन बराबर कैपिटल सी अपॉन आई, ठीक है। तो सी क्या है यहाँ पे? प्रकाश की चाल है और आई तरंग दैर्ध्य है, एन आवृत्ति है। इसे निकालेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 10 मिलो हर्ट्ज, ठीक है। अगला, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते समय, ठीक, बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्यों नहीं करते हैं? तो इसका रीज़न है कि छोटे एंटीना होते हैं, एंटीना छोटे होते हैं, इस वजह से भी हो जाता है। वर्षा की बूंदें क्या होती हैं कि ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। दूसरा कि मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। तीनों ही सही है इसकी तो, ठीक है। चलिए प्रश्न है, ये IAS का है, वो PCS का है, का 2017 में। आंतों के रोगों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई जो वो एक्सरा अल्ट्रासाउंड वगैरह जो करते हैं तो उसमें क्या प्रयोग होता है? एक्सरे होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कि CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाने वाली एक्सरेज, रिपीटेड प्रश्न, हिटेड प्रश्न है। आविष्कार रोडसन, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मिलान के लिए आता है, ध्यान रखना। तो आप एक्सरे मशीन को रोडसन से तुरंत मिलान कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये आज की सीरीज इतनी, बहुत छोटे प्रश्न थे, ज़्यादा नहीं थे। और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, हम उसे लेके आएंगे ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि से प्रश्न आते ही आते हैं। तब के लिए धन्यवाद।